जीएसटी की हमारी क्लास नंबर 3 है। जीएसटी का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। सीए इंटर के लिए, सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए एंड सीएमए इंटर के लिए। तो नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी की जो डेफिनेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, यानी इसकी जो जीएसटी की जो डेफिनेशन दी हुई है वो कहाँ दी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब जैसे किसी भी कानून के अंदर सेक्शंस होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन की जगह क्या है? आर्टिकल्स। तो आर्टिकल नंबर 366 है, इसमें क्लोज 12A है। यहाँ पे जीएसटी की डेफिनेशन दी हुई है। अब क्या डेफिनेशन है जीएसटी की? टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो आर्टिकल 366 क्लोज 12 कहता है कि जीएसटी टैक्स है किस चीज़ के ऊपर? जब गुड्स या सर्विसेज की या गुड्स और सर्विसेज की दोनों की सप्लाई होगी तो उस सप्लाई पे जो टैक्स लगेगा उस टैक्स को बोला जाएगा जीएसटी। तो जब भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होगी उस सप्लाई के ऊपर जो टैक्स लगेगा उस टैक्स को क्या बोला जाएगा? जीएसटी बोला जाएगा। एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लेकिन आगे ये डेफिनेशन कहती है कि अगर जो अल्कोहल है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो जो अल्कोहल है, लीकर है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, जब उसकी सप्लाई हो रही है और अल्कोहलिक लीकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, तो अल्कोहलिक लीकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जब इसकी सप्लाई हो रही है तो इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो जीएसटी नहीं होगा। क्लियर है? तो किसी भी गुड्स या सर्विसेज की अगर सप्लाई हो रही है और उस सप्लाई पे जो टैक्स लगेगा वो जीएसटी कहलाएगा। लेकिन अगर अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी कोई अल्कोहलिक लीकर है जो ह्यूमन की कंजप्शन के लिए है, उसकी सप्लाई पे जो टैक्स लगेगा वो जीएसटी नहीं कहलाएगा। तो क्या अगर अल्कोहलिक लीकर जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए है जब इसकी सप्लाई होगी तो क्या इस पे जीएसटी नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि इस पे जो टैक्स लगेगा वो जीएसटी नहीं हो सकता। तो क्या इस पे टैक्स नहीं लगता? तो जब अल्कोहलिक लीकर की सप्लाई करते हैं तो क्या इस पे टैक्स नहीं लगता? लगता है। तो अल्कोहलिक लीकर जो होती है इस पे अभी एक तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लग रही है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ये है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो अल्कोहलिक लीकर जो है उसके ऊपर एक तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लग रही है और ये लगती है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। और जब अल्कोहलिक लीकर को हम सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं उसकी, तो उसके ऊपर लग रहा है वैट या सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स। क्लियर है? अगर विद इन द स्टेट सेल हो रही है अल्कोहलिक लीकर तो वैट लगेगा, अगर इंटर स्टेट सेल हो रही है तो सीएसटी लगेगा, और अल्कोहलिक लीकर की मैन्युफैक्चरिंग पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी। ठीक है? नाउ एक बात और, अगर कोई मेडिसिन प्रिपरेशन है, कोई मेडिसिन प्रिपरेशन है, यानी कोई मेडिसिन है और उस मेडिसिन के अंदर कुछ अल्कोहलिक लीकर भी है, कंटेनिंग अल्कोहलिक लीकर। तो भाई कोई मेडिसिन है, मेडिसिन प्रिपरेशन है जिसके अंदर कोई थोड़ी अल्कोहल भी है, कोई दवाई है जिसके अंदर मान लो कोई कफ सिरप है या कोई भी दवाई है जिसके अंदर अल्कोहलिक लीकर भी है, तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। बिल्कुल इसके ऊपर जीएसटी लगेगा।
इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये मेडिसिन प्रिपरेशन है, इसके अंदर कुछ मात्रा अल्कोहल की है, तो वो बात अलग है, ठीक है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा बिल्कुल। ऐसे ही अगर कोई टॉयलेट प्रिपरेशन है और उसके अंदर भी कुछ अल्कोहल है, कंटेनिंग अल्कोहलिक लीकर, तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? यस, इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं है। ये जो है ये प्रॉपर अल्कोहल जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए होती है, प्रॉपर अल्कोहल जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए होती है वो नहीं है। यहाँ पे हम अल्कोहल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम मेडिसिनल प्रिपरेशन या टॉयलेट प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर कुछ मात्रा में अल्कोहल भी है, तो इस पे जीएसटी लगेगा। लेकिन जो प्रॉपर लीकर होती है, प्रॉपर अल्कोहल होती है, जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए होती है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, उसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है या वैट सीएसटी लगता है, ठीक है। नाउ अब हमने कहा कि भाई जीएसटी का मतलब क्या है, तो जब गुड्स या सर्विस की सप्लाई होगी तो उस सप्लाई पे जो टैक्स लगेगा वो जीएसटी है। तो भाई गुड्स देख लेते हैं क्या मतलब है गुड्स का, क्योंकि गुड्स की सप्लाई पे ही जीएसटी लगेगा या सर्विस की सप्लाई पे जीएसटी लगेगा। तो या तो गुड्स की सप्लाई हो या सर्विस की सप्लाई हो, इन पे जीएसटी लगेगा। तो गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 52 में दे रखी है सीजीएसटी एक्ट के, सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 2 क्लॉज 52 में गुड्स की डेफिनेशन दी हुई है। और सर्विस की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? सेक्शन 2 क्लॉज 101 सीजीएसटी एक्ट 2017 में। अब पहले गुड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स का मतलब क्या होता है? तो कहते हैं गुड्स का मतलब है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि आपका फ़ोन हो गया, तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स है। लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स नहीं होते, वो गुड्स नहीं होते। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड आएगी एंड बिल्डिंग आएगी। तो जब आप लैंड या बिल्डिंग को सेल कर रहे हो तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा लैंड बिल्डिंग की सेल पर। तो अगर आप लैंड को सेल कर रहे हो या बिल्डिंग को सेल कर रहे हो तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये गुड्स नहीं है। लेकिन अगर कोई बिल्डर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कोई बिल्डर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, फ्लैट बना रहा है, और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अगर कंसीडरेशन दिया जाता है, यानी अभी बिल्डिंग पूरी हुई नहीं, अभी फ्लैट पूरा हुआ नहीं, लेकिन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कुछ कंसीडरेशन पे किया जाता है, कंसीडरेशन पेड किया जाता है, तो इस कंसीडरेशन पर जीएसटी लगेगा, इस कंसीडरेशन पे जीएसटी लगेगा। लेकिन जब बिल्डिंग पूरी हो गई, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद अगर कोई कंसीडरेशन पे किया जाता है, यानी बिल्डिंग पूरी हो गई है और उसके बाद उस बिल्डिंग के लिए कोई कंसीडरेशन पे किया जाता है, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो आई रिपीट, मान लो सपोज करो कोई बिल्डर है, वो फ्लैट्स बना रहा है, अभी फ्लैट्स पूरे नहीं हुए, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अगर कोई भी कंसीडरेशन पे किया जाता है फ्लैट के लिए, बिल्डिंग के लिए, तो वो कंसीडरेशन पे जीएसटी लगेगा। लेकिन एक बार फ्लैट कंप्लीट हो गए, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद उन फ्लैट्स के लिए, उस बिल्डिंग के लिए कोई कंसीडरेशन पे किया जाता है, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल, मान लो कोई फ्लैट है, अब ये फ्लैट अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन आपने इसकी बुकिंग के लिए पैसे दे दिए,
शुरू में दिए 5 लाख रुपये, फिर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, अभी कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई तो फिर 15 लाख रुपये फिर दे दिए, फिर थोड़े दिन में फिर 25 लाख रुपये दे दिए। तो ये आपने दिए फ्लैट कंप्लीट होने के पहले। तो कितना पैसा दे दिया? 25 और 30 40 45 लाख रुपये आपने दे दिए। फ्लैट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले आपने उस फ्लैट के लिए पैसे दे दिए। फिर फ्लैट कंप्लीट होने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रह गया था, मान लो रिमेनिंग अमाउंट था मान लो 20 लैक्स का, तो ये 20 लैक्स आपने दिए फ्लैट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद। तो ये जो 20 लैक्स है इस पे तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन इससे पहले आपने जो भी पैसा पे किया है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, फ्लैट अभी बना नहीं था, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट आपने कितना पैसा दिया? 45 लाख रुपए दिया इस फ्लैट के लिए, तो इस 45 लाख पे जीएसटी लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, जो अभी गुड्स की डेफिनेशन ही चल रही है, जो मनी है एंड सिक्योरिटीज़ हैं। मनी का मतलब पैसा, जो इंडियन करेंसी है या फॉरेन करेंसी भी, तो मनी का मतलब पैसा। तो जो मनी है या सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, तो जो भी सिक्योरिटीज़ हैं या मनी है, ये गुड्स नहीं है, ये गुड्स नहीं है, ये गुड्स नहीं है। और जब सर्विस की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो सर्विस की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये सर्विसेज भी नहीं है, नॉट सर्विसेज। तो जब ये गुड्स भी नहीं है और सर्विसेज भी नहीं है, जब ये गुड्स भी नहीं है और सर्विसेज भी नहीं है, तो इन पे जीएसटी नहीं लग सकता, इन पे जीएसटी नहीं लग सकता। तो जब मनी और सिक्योरिटी ना गुड्स है ना सर्विसेज है, तो इन पे जीएसटी भी नहीं लग सकता, क्योंकि जीएसटी तब लगेगा जब गुड्स की या सर्विस की सप्लाई होती है। तो जीएसटी तब लगता है जब गुड्स की या सर्विस की सप्लाई होती है, तो जीएसटी लगता है। लेकिन मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स हैं ना सर्विसेज हैं। जब मनी और सिक्योरिटी ना गुड्स हैं ना सर्विसेज हैं, तो फिर इस पे जीएसटी भी नहीं लग सकता, क्योंकि जीएसटी लगने के लिए पहले वो आइटम या तो गुड्स होना चाहिए या सर्विस होना चाहिए, क्योंकि गुड्स या सर्विस की ही सप्लाई पे जीएसटी लग सकता है। खैर अभी इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम, कुछ एक्सेप्शन भी हैं इसकी। नाउ तो गुड्स में, गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी, मनी और सर्विस भी गुड्स नहीं है। लेकिन जो एक्शनेबल क्लेम होते हैं, जो एक्शनेबल क्लेम होते हैं वो गुड्स होते हैं। एक्शनेबल क्लेम को गुड्स माना गया है। एक्शनेबल क्लेम को क्या माना गया है? गुड्स। मान लो मिस्टर ए हैं, इन्होंने मिस्टर बी से अपना 5 लाख रुपए लेना है, लेकिन मिस्टर ए के पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, यानी बी ने अपनी कोई भी सिक्योरिटी ए के पास नहीं रखी हुई, यानी ए ने बी को एक लोन दिया था मान लो 5 लाख रुपए का। अब ए ने बी से अपना 5 लाख रुपए वापस देना है, लेकिन ए के पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है कि वो सिक्योरिटी बेच के वो जो बी से पैसा लेना है 5 लाख वो रिकवर कर सके। तो अब ए ने बी से जो पैसा लेना है ये एक्शनेबल क्लेम हो गया। ये क्या हो गया? एक्शनेबल क्लेम। अब अगर ए जो है वो किसी मिस्टर सी को कहता है कि देखो बी से मैंने 5 लाख रुपए लेना है, तुम इस डेट पे, ये ड्यू डेट है, इस डेट पे बी से 5 लाख रुपए ले लेना, मुझे बस तुम 4 लाख रुपए दे दो, मुझे तुम 4 लाख रुपए दे दो। तो ए ने क्या ट्रांसफ़र किया है? ए ने अपना एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र कर दिया। ए ने अपना क्या ट्रांसफ़र कर दिया? एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र कर दिया। तो एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स होते हैं। आगे जाके डिटेल में एक्शनेबल क्लेम के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट है, अगर कोई ग्रोइंग क्रॉप्स है या कोई ग्रास है, अगर कोई ग्रोइंग क्रॉप्स है या फिर ग्रास है या कोई भी चीज़ जो अटैच्ड है अर्थ से, कोई भी चीज़ जो अटैच्ड है अर्थ से, लैंड से, एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ,
तो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं या ग्रास है या कोई भी चीज़ जो अर्थ से अटैच्ड है, इसको अगर आप सीवियर्ड कर लेते हो यानी अलग कर लेते हो, अलग कर लेते हो किससे? लैंड से, उस लैंड की सप्लाई से पहले, उस लैंड की सप्लाई से पहले। तो अगर कोई ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, किसी लैंड पे कोई ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, ग्रास हैं या कोई भी चीज़ अटैच्ड है अर्थ के साथ, इसको आप अलग कर लेते हो उस लैंड की सप्लाई करने से पहले। तो फिर ये जो आपने अलग किया ग्रोइंग क्रॉप्स को, ग्रास को या एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ को, ये भी गुड्स मान लिए जाएंगे, ये भी गुड्स मान लिए जाएंगे। लेकिन आपने लैंड पे जो ये ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास थे या कोई भी चीज़ अटैच थी इस लैंड के साथ, एज इट इज़ इस लैंड को इनके साथ में सप्लाई कर दिया। तो फिर इनको ग्रोइंग क्रॉप्स या ग्रास जो आपने सेपरेट नहीं करे और लैंड पे ये भी हैं और इनके साथ ही आपने लैंड को सब आगे सेल कर दिया, तो फिर ये गुड्स नहीं माने जाएंगे, ये गुड्स नहीं माने जाएंगे। तो ग्रोइंग क्रॉप्स या ग्रास या कोई भी चीज़ जो लैंड पे के साथ अटैच है, अगर आप लैंड की सप्लाई से पहले इनको लैंड से अलग कर लेते हो तो फिर ये गुड्स बन जाएंगे। अदरवाइज अगर आप लैंड के साथ साथ इनको बिना लैंड से अलग किए एज इट इज़ लैंड के साथ सेल कर देते हो तो फिर ये गुड्स नहीं माने जाएंगे। तो ये गुड्स की डेफिनेशन है। अब आ जाओ सर्विस की डेफिनेशन। सर्विस की डेफिनेशन कहती है कोई भी चीज़ जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। anything other than goods, money and security। तो जो चीज़ ना गुड्स है, ना मनी है, ना सिक्योरिटी है, वो सर्विस है, वो सर्विस है। क्लियर है? तो एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी वो सर्विस है। क्लियर है? अब देखो जो मनी है और जो सिक्योरिटी है वो ना सर्विस है ना गुड्स है। क्लियर है? तो अब सर्विस की डेफिनेशन कितनी वाइड बना दी। देखो कहता है कि जो चीज़ गुड्स नहीं है, जो चीज़ गुड्स नहीं है वो सर्विस में आ जाएगा, जो चीज़ गुड्स नहीं है वो सर्विस में आ जाएंगे। क्लियर है? लेकिन मनी और सिक्योरिटी भी सर्विस में नहीं आएंगे। तो मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स है ना सर्विस है। तो जब मनी और सिक्योरिटी गुड्स और सर्विसेज नहीं है तो इन पे जीएसटी भी नहीं लगेगा। लेकिन इसमें एक बात है कि अगर आप मनी को चेंज करा रहे हो, मनी को आप चेंज करा रहे हो, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करा रहे हो, एक डिनोमिनेशन से दूसरी डिनोमिनेशन में मनी को आप चेंज करा रहे हो। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को 500 रुपये दिए और उससे 100 के 5 नोट ले लिए, या आपने किसी को रुपीज़ दिए और उस रुपीज़ के बदले में आपने उससे डॉलर ले लिए। तो अगर आप मनी को चेंज कर रहे हो, आप मनी को चेंज कर रहे हो, ठीक है, और इस मनी को चेंज करने के लिए कोई ब्रोकरेज चार्ज की जाती है, कोई कमीशन चार्ज किया जाता है। इस मनी को चेंज करने के लिए कोई कमीशन चार्ज किया जाता है, कोई कमीशन चार्ज किया जाता है, कमीशन चार्ज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बी को 500 का नोट दिया, लेकिन बदले में बी ने बदले में 100 के तो 5 नोट दे दिए, लेकिन बी ने क्या करा, इस चीज़ के लिए 50 रुपये का कमीशन ले लिया, 50 रुपये का कमीशन चार्ज कर लिया। तो इफेक्टिवली बी ने ए को कितना रुपये दिया है? 450 रुपये दिया है। तो अगर मनी को चेंज करने के लिए एक डिनोमिनेशन से दूसरी डिनोमिनेशन में चेंज करने के लिए या करेंसी चेंज करने के लिए अगर कोई कमीशन चार्ज किया गया है तो उस कमीशन पे जीएसटी लगेगा, उस कमीशन पे जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कमीशन
ऑन कन्वर्जन ऑफ मनी, कमीशन ऑन कन्वर्जन ऑफ मनी, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ऐसे ही जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स। तो ये सिक्योरिटीज़ ना गुड्स है ना सर्विसेज। अब अगर इन सिक्योरिटी को कोई फैसिलिटेट कराता है या अरेंज कराता है, तो कोई इन सिक्योरिटीज़ को फैसिलिटेट कराता है या अरेंज कराता है, ठीक है। यानी ये जो सिक्योरिटीज़ हैं इनको सेल करवाने के लिए या परचेज कराने के लिए कोई अपनी सर्विसेज दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया। तो इन सिक्योरिटीज़ को कोई फैसिलिटेट कराता है या अरेंज कराता है, इन सिक्योरिटीज़ को कोई फैसिलिटेट कराता है या अरेंज कराता है, मतलब इन सिक्योरिटी की सेल या परचेज के लिए कोई इंसान अपनी सर्विसेज देता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रोकर। तो ब्रोकर के थ्रू आप कोई सिक्योरिटीज़ या शेयर्स सेल भी करते हो, परचेज भी करते हो। तो ब्रोकर क्या करा रहा है, फैसिलिटेट करा रहा है, अरेंज करा रहा है ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़। तो अब ब्रोकर इस सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज कराने के लिए, यानी सिक्योरिटीज़ की ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट कराने के लिए, अरेंज कराने के लिए जो कमीशन चार्ज करेगा, जो ब्रोकरेज चार्ज करेगा, इस पे भी जीएसटी लगेगा और ये कहलाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्लियर है। तो आई रिपीट, सर्विस की डेफिनेशन क्या कहती है, कोई भी चीज़ जो गुड्स भी नहीं है, मनी और सिक्योरिटी भी नहीं है, वो कहाँ आ जाएगी, सर्विस में आ जाएगी। तो सर्विस में सब कुछ आ जाएगा। जो चीज़ गुड्स नहीं है उसको सर्विस मान लिया जाएगा। जो गुड्स सर्विस नहीं है, सॉरी, जो चीज़ गुड्स नहीं है वो सर्विस है। तो जो चीज़ गुड्स नहीं है वो सर्विस है। और सर्विस में गुड्स नहीं आएंगे, मनी नहीं आएगी, सिक्योरिटी नहीं आएगी। तो गुड्स, मनी और सिक्योरिटी, इन तीन चीज़ों को छोड़ के बाकी जो बचा वो सर्विस में आ जाएगा। तो मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स है ना सर्विस, तो इन पे जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर मनी को आप कन्वर्ट करा रहे हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक डिनोमिनेशन से दूसरी डिनोमिनेशन में, मनी को अगर आप चेंज करा रहे हो और उस पर अगर कोई कमीशन चार्ज किया जाता है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति सिक्योरिटीज़ की ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कराता है, सिक्योरिटीज़ में ट्रांजैक्शन को अरेंज कराता है, यानी सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज को फैसिलिटेट कराता है कोई भी इंसान, और उस पर वो ब्रोकरेज चार्ज करता है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। क्लियर है। नाउ अब एक बार हम मनी की डेफिनेशन देख लेते हैं। मनी की डेफिनेशन क्या होती है और सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन क्या होती है। तो सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन तो दी हुई है सेक्शन 2 क्लोज 101 में, और यहाँ पे बस इतना लिखा हुआ है कि जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में डेफिनेशन दी हुई है सिक्योरिटीज़ की, वही मतलब है सिक्योरिटीज़ का। इसका मतलब सिक्योरिटीज़ का मतलब वही है शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा। तो ये सारी सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो इसमें तो कुछ खास है नहीं। अब मनी की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। मनी की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लोज 75। अब मनी की डेफिनेशन में देखो क्या क्या आता है। तो मनी किस किस को बोलते हैं।
तो जो इंडियन करेंसी है, इंडियन करेंसी यानी इंडियन लीगल टेंडर, तो जो इंडियन करेंसी है यानी इंडियन लीगल टेंडर वो तो मनी है ही, प्लस में जो फॉरेन करेंसी होती है वो भी मनी है, फॉरेन करेंसी भी मनी होती है। बाकी जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट या जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट होता है, प्रोमिसरी नोट या कोई चेक होता है या कोई किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस होती है या ट्रैवलर्स चेक होता है या मनी ऑर्डर होता है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे मनी हैं। तो ये भी सारी क्या हैं, ये भी सारी टर्म मनी में आते हैं। ये मनी कब माने जाएंगे, तो ये मनी माने जाएंगे जब इनको आप कंसीडरेशन की तरह यूज़ कर रहे हो, जब आप इनको कंसीडरेशन के लिए की तरह यूज़ कर रहे हो टू सेटल एन ऑब्लिगेशन, टू सेटल एन ऑब्लिगेशन। तो जब आप इनको कंसीडरेशन की तरह यूज़ कर रहे हो टू सेटल एन ऑब्लिगेशन, या आप इनको एक्सचेंज करा रहे हो विद इंडियन लीगल टेंडर, इंडियन लीगल टेंडर, तो आप इनको कंसीडरेशन की तरह यूज़ कर रहे हो टू सेटल एन ऑब्लिगेशन, या आप इसको इंडियन करेंसी से एक्सचेंज करा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें भी मनी मान ली जाएंगी। तो मनी का मतलब जो इंडियन लीगल करेंसी है, इंडियन लीगल टेंडर है, इंडियन करेंसी, वो तो मनी है ही, बाकी ये सारी चीज़ें भी मनी के इक्विवेलेंट हैं, तो ये भी मनी है। जब आप इन सबको कंसीडरेशन की तरह यूज़ करते हो टू सेटल एन ऑब्लिगेशन, या आप इसको एक्सचेंज कराते हो विद इंडियन लीगल टेंडर, तो उस केस में इनको मनी माना जाएगा। इनको क्या माना जाएगा, मनी माना जाएगा। फॉर एग्जांपल फॉरेन करेंसी है, मान लो डॉलर, अब आप इसको इंडियन करेंसी से एक्सचेंज कराते हो, यानी आप रुपीस के बदले में डॉलर ले लेते हो, तो अब ये जो डॉलर है ये क्या मान ली जाएगी, मनी मान ली जाएगी। ठीक है, क्यों मनी मान ली जाएगी डॉलर, क्योंकि आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करा रहे हो, इसलिए ये मनी मान ली जाएगी। समझ में आ रहा है। या आप अगर कोई पेमेंट करनी है आपने, और वो पेमेंट करने के लिए आप डॉलर पे कर देते हो, यानी अपनी ऑब्लिगेशन सेटल करने के लिए आप डॉलर पे कर देते हो, तो भी ये मनी की तरह ट्रीट होगा। ये बात बताइए बस। तो ये सारी चीज़ें मनी की तरह ट्रीट होंगी अगर आप इनका यूज़ करके अपनी कोई ऑब्लिगेशन सेटल करते हो, या आप इनको इंडियन लीगल करेंसी से एक्सचेंज कराते हो, तो उस समय ये क्या ट्रीट की जाएंगी, मनी मानी जाएंगी। बड़ी सिंपल है। लेकिन इट शैल नॉट इंक्लूड, इट मतलब मनी की डेफिनेशन में क्या नहीं आएगा, मनी की डेफिनेशन में क्या नहीं आएगा, इट शैल नॉट इंक्लूड एनी करेंसी held for its numismatic वैल्यू। तो कोई भी करेंसी जिसको आपने उसकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू के लिए होल्ड कर रखा है, वो मनी की डेफिनेशन में नहीं आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओल्ड कॉइन्स या लिमिटेड एडिशन करेंसी,
तो कोई पुराने सिक्के हैं जो अब आना भी बंद हो गए हैं, या कोई लिमिटेड एडिशन करेंसी है जैसे 20 रुपये का सिक्का, 50 रुपये का सिक्का, तो ये लिमिटेड एडिशन करेंसी हैं। तो जो ओल्ड कॉइन्स होते हैं, लिमिटेड एडिशन करेंसी होती हैं, उनको लोग उसकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू के लिए होल्ड करते हैं, क्योंकि इन कॉइन्स की जब आप मार्केट में इनको बेचना चाहोगे तो ये कई कई लाख में सेल हो जाते हैं। तो ये मनी की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। तो इनको क्या मान लिया जाएगा? इनको गुड्स मान लिया जाएगा। इनको क्या मान लिया जाएगा? गुड्स मान लिया जाएगा। तो आप इनको जब सेल करोगे तो इस पर जीएसटी लगेगा। तो इस बात को लिख लेते हैं, एक बार इसको लिख लेते हैं नोट बना के। सेल ऑफ करेंसी हैविंग न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। तो सेल ऑफ करेंसी हैविंग न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, क्योंकि ये जो करेंसी है ये मनी की डेफिनेशन नहीं आएगी, तो इसलिए इसको क्या मान लिया जाएगा? गुड्स मान लिया जाएगा। और ये सप्लाई ऑफ गुड्स है तो इस पे जीएसटी लगेगा। तो ये था हमारा जीएसटी का लेक्चर नंबर 3।